Hello guys, this side Neha Shah and welcome to my video and stay tuned just for the 5 minutes. First of all, I would like to congratulate to you all for the greatest festival of India. जैसा कि हम सबको पता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के ज़ोरों शोरों से मतदान हो रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है कि तीसरे चरण में मतलब 50% से ज़्यादा का मतदान बहुत सारे राज्यों में नोटिस किया गया। कहीं कहीं पे तो आंकड़े 76 भी पार करके गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश मतदान के प्रति जागरूक हो रहा है और हर किसी को मतदान करना भी चाहिए। बट एज वी नो दैट देयर इज़ ऑलवेज अ कॉन्ट्रोवर्सी बिटवीन पक्ष एंड विपक्ष फॉर वॉट, फॉर द बैलेट पेपर एंड फॉर द EVM. So today we will understand the present voting system of EVM, that what is EVM, what is VVPAT, what is BU and what is CU and how these all things works together. So we will complete this video in 4 parts. First we'll have that how EVM works. Second we'll be going to talking about that what happened after voting with EVM. Third will be who is the responsible officer for the EVM, मतलब कौन सा ऐसा ऑफिसर होता है जो EVM और उसकी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. थर्ड विल बी गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ EVM. जैसा कि हमने बहुत सुना है कि लोग ठेले पे EVM लेके जा रहे होते हैं, तो आज उस चीज़ को भी क्लियर करेंगे. एंड फोर्थ इज गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द मीडिया एंड RO सेटिस्फैक्शन. सो जस्ट स्टे ट्यून विद द वीडियो. पहले हम समझते हैं कि आखिर वोट देते कैसे हैं EVM के थ्रू. जैसे कंप्यूटर को संचालित करने के लिए हमको सबसे मेन CPU, माउस, कीबोर्ड, इन सब की आवश्यकता होती है. वैसे ही EVM को संचालित करने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए हमें VVPAT, BU, CU इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है. जैसे ही कोई कैंडिडेट वोट डालने जाता है तो जो वोट डालने का पोल होता है उसके बगल में एक ऑफिसर बैठे होते हैं जिनके हाथ में CU होता है. अब CU का काम क्या होता है कि वो उस CU के थ्रू EVM को कमांड दे रहे होते हैं. जब तक वो उस CU के बटन को नहीं दबाएंगे तब तक EVM कमांड नहीं ले पाएगा. तो जैसे ही कोई वोटर जाता है वोट डालने के लिए, उसके आगे एक मशीन लगी होती है जिसमें सभी प्रत्याशियों के चिन्ह लगे होते हैं और उनके बगल में बटन होता है. जैसे ही मतदानकर्ता किसी बटन को दबाता है, सपोज दैट कि वो अगर रिक्शा का बटन दबा रहा है, ऑटो रिक्शा का बटन दबा रहा है, तो वहाँ पे ब्लू और ग्रीन लाइट जलती हुई मिलेगी. दोनों में से कोई एक लाइट होती है. तो ब्लू या ग्रीन लाइट जलती हुई मिलेंगी. उसके बगल में एक मशीन होती है छोटी सी, जिसमें आपको जैसे ही आप सब समझिए आपने अगर ऑटो रिक्शा का बटन दबाया है तो वहाँ पर आपको ऑटो रिक्शा की ही स्लिप निकल के आनी चाहिए. तो वो स्लिप आपको, जैसे आपने कभी ATM से अगर पैसा निकाला होगा तो ATM से पैसा निकालने के बाद आपको एक स्लिप मिलती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए. तो वैसे ही जैसे ही आप किसी चिन्ह पे अपना मतदान करेंगे, वैसे ही आपको VVPAT एक पर्ची निकाल के देगा. सबसे पहले आपको शो करेगा, देन वो पर्ची निकाल के देगा, देन उस पर्ची को निकाल कर आपको एक बॉक्स वहाँ पर होगा, उसको डाल देना है. तो ऐसे EVM का प्रयोग करते हैं. मतदान 4 या 4:30 बजे के बाद संपन्न हो जाता है. तो EVM का होता क्या है, आखिर वो कहाँ पर जाता है? वो उसी स्थान पर रहता है या स्थान से इधर से उधर पलायन करता है? जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ देखी हैं कि EVM को बहुत सारे लोग रिक्शे पे लाद के इधर उधर ले जा रहे हैं. तो आइए इस बारे में चर्चा करते हैं. सबसे पहले तो जब मतदान हो जाता है उसके कुछ समय पश्चात ही EVM को एक एल्युमिनियम के बक्से में रखा जाता है, जिस पर सील लगाने के बाद एक मोहर लगाई जाती है. आपने अगर कभी गौर किया होगा तो आपके घर में लगे मीटर पे एक सील लगी होती है. उस सील का पर्पस ये होता है कि उस मीटर से कोई छेड़छाड़ ना करे. सपोज़ करिए कि अगर उस मीटर को आप छेड़ने की कोशिश करें तो वो सील तुरंत टूट जाएगी, और अगर वो टूटी तो इसका यही प्रमाण है कि इस मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई है. वैसे ही EVM को एल्युमिनियम के बक्से में बंद करने के बाद उस पर सील और मोहर लगाई जाती है. तो अगर ये सील टूटी हुई मिली तो इसका मतलब है कि EVM के साथ निश्चित ही कोई छेड़छाड़ हुई है. जिसके बाद जो पोलिंग ऑफिसर होता है वो सबसे पहले गिनता है कि कितने बक्से हैं, कितने EVM ख़राब हैं, कितने EVM ऐसे हैं जिनको यूज़ नहीं किया गया है, कितने EVM को प्रयोग किया गया है और कितने EVM ऐसे तो थे जो बीच में चलते चलते बंद हो गए हैं. तो इन सारी चीज़ों की गिनती करने के बाद एक ट्रक में इन EVM को लोड किया जाता है और पुलिस की 3-4 गाड़ियाँ आगे, पुलिस की 3-4 गाड़ियाँ पीछे, इतनी सिक्योरिटी के साथ जो EVM है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास पहुंचता है. मतलब पोलिंग ऑफिसर इस चीज़ को सुनिश्चित करने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास EVM को भेजेगा.
अब सारे जो पीओ होते हैं यानी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनका एक सेंटर होता है, सारे एरिया के पीओ एक अपना एक सेंटर यानी अपना एक स्टेशन बना लेते हैं, वहीं पर मिलते हैं और अपने अपने एरिया के पोलिंग ऑफिसर को निरंतर कॉल वगैरह करके पूछते रहते हैं कि अब आप कहाँ पहुँचे हैं। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये ईवीएम्स आरओ को देना होता है यानी रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है। और जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो इस पूरे मतदान की प्रोसेस का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि उसके ऊपर डीएम का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। हालांकि प्रेशर इस प्रक्रिया में आए सारे लोगों पर होता है, पर जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है और जो डीएम होता है उन पे सबसे ज़्यादा मेजर प्रेशर होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को फ़ोन कर रहा होता है कि हाँ तुम्हारी चीज़ें मतलब तुम्हारा ईवीएम कहाँ पर पहुँचा। तो कभी कभी ऐसी खबरें आती हैं कि साहब ट्रक पंचर हो गया है, उसके 6 टायर 8 टायर पंचर हो गए। तो कभी कभी ऐसी खबरें। अब इसके बाद क्या होता है कि सारे एरिया के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से ईवीएम को लेने के बाद ईवीएम को इकट्ठा करके जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो सारे ईवीएम को कलेक्ट करके डीएम के पास ले जाता है। अब डीएम क्या करते हैं कि एक बहुत बड़े सरकारी स्कूल को सील करते हैं, बहुत बड़े सरकारी स्कूल को वो गंतव्य बना करके रखते हैं जहाँ पर ईवीएम पहुँचता है। ये स्कूल बहुत बड़े होते हैं, इनको सील करके रखा जाता है, मतलब ऐसा इसकी व्यवस्था होती है कि एक मक्खी तक पर नहीं मार सकती है। स्कूल के चारों तरफ, छत पर, पानी की टंकी पर, वॉशरूम के पास, मेन गेट पे, स्कूल के चारों तरफ घेराबंदी करके बंदूकधारी पुलिस वाले, और कभी कभी अगर वो ज़्यादा सेंसिटिव क्षेत्र होता है तो वहाँ पर नॉन डिफेंस फोर्सेस को भी रखा जाता है। जो भी जिस भी स्थान पे ये सारे ईवीएम कलेक्टिव मोड में रखे रहते हैं उस स्थान को हमेशा स्ट्रांग रूम कहा जाता है। तो कभी कभी ये स्ट्रांग रूम क्या होता है कि कभी कभी ये स्ट्रांग रूम डीएम का बंगला भी बन सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पर्पस। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग, जैसे मान लीजिए कि एक ज़िले में सपोज़ करिए कि एक ज़िले में 8 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं और 8 रिटर्निंग ऑफिसर्स के अंतर्गत मान के चलिए कि 50 से 60 एरियाज़ आते हैं। तो अब ये होता है कि हर एक रिटर्निंग ऑफिसर का एक अलग अलग रूम होता है जहाँ पर उसके एरिया के अलग अलग ईवीएम्स एक रूम में रखे जाते हैं। यहाँ की सिक्योरिटी, इस स्ट्रॉन्ग रूम की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि यहाँ पर मेन गेट पे एक आदमी बैठा रहता है जो कि पुलिस का ही अधिकारी होता है, या फिर ज़्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है तो नॉन डिफेंस फोर्स का एक आदमी होता है कि आप अगर गेट से एक कदम भी बाहर ले रहे हैं, सपोज़ दैट कि गेट से 4 कदम की दूरी पे कोई शॉप है, आप वहाँ भी जा रहे हैं तो आपको बाकायदा लिखना है, समय लिखना है, अपना नाम लिखना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, और आप जैसे ही अंदर आ रहे हैं आपको फिर से वो चीज़ें लिखनी है कि आप किस समय बाहर गए, किस समय अंदर है। और ये सिक्योरिटी कुछ इस हद तक होती है कि अगर डीएम भी कभी स्ट्रॉन्ग रूम में विज़िट करना चाहे, चाहे वो अपने बंगले में ही 10 बार आए और जाए, तो बट डीएम को भी मेंशन करना पड़ता है कि वो कितनी बार अंदर गए, कितने लोगों के साथ अंदर गए और कितने लोगों के साथ बाहर आए, और ये सारी चीज़ें उस गेट बुक में लिखी जाती है, फिर वो कितने से कितने भी बड़ा ऑफिसर हो। कई बार ऐसा होता है कि जो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर विपक्ष के नेता क्या करते हैं, टेंट बना के रहने लगते हैं सिक्योरिटी पर्पस से, जो कि बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल सही बात है।